सिंगापुर से लौटने वाले लोग अक्सर कहते सुने जा सकते हैं, इसकी सफलता का रहस्य सख्ती से कानून लागू करवाने में निहित है। यह बेहद स्वच्छ देश है क्योंकि वहाँ गंदगी फैलाने पर भारी जुर्माने लगाए जाते हैं, लेकिन आखिर कौन सख्ती और ईमानदारी से कानूनों को लागू करता है? वहाँ की अफसरशाही में भ्रष्टाचार का स्तर क्यों कम है? क्या इसकी वजह वहाँ सरकार के विरुद्ध खबरें देने की मीडिया को स्वतंत्रता नहीं होना है या लोगों के राजनीतिक अधिकारों को सीमित रखना है? शायद सच्चाई इन बातों से कहीं अलग है जो सिंगापुर वासियों के आदर्श तथा विश्वास के अनूठेपन में छुपी है। इस देश के चरित्र के दो प्रमुख सिद्धांतों से इसे जाना जा सकता है। पहला है पेरानाकन। इस मलय शब्द का अर्थ है जन्म से, जिसका प्रयोग मिश्रित जातीय मूल के लोगों के लिए किया जाता है। सिंगापुर की जनसंख्या में चीनी, भारतीय, मलय, यूरोपीय, अरब, अफ्रीकी मूल के लोग शामिल हैं। इस विविधता ने सिंगापुर को अलग पहचान भी दी है। उदाहरण के लिए देश की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है जिसे स्कूलों में पढ़ाया जाता है, परंतु इस बात का ध्यान रखा गया है कि ऐसा भी न हो कि बच्चे अपने बड़े बुजुर्गों के साथ भाषा के अंतर की वजह से भावनात्मक रूप से जुड़ ही न सकें। इसीलिए उन्हें मंडारिन, मलय, तमिल जैसी उनकी मूल भाषाओं को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाता है। ली का मानना था कि यदि बच्चे अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पाएंगे तो ऐसी जड़विहीन पीढ़ी का खामियाजा समाज को ही भरना होगा। सिंगापुर की तरक्की का आधार बनने वाला दूसरा सिद्धांत है, अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल पाओगे, बुरा काम करोगे तो दंड भुगतोगे। सिंगापुर एयरलाइंस के विस्तार में 24 वर्ष गुजारने वाले KPLT के बोर्ड डायरेक्टर कर्मजीत सिंह इस सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार करते हैं, आप अच्छा काम करते हैं, यदि रिश्वत स्वीकार नहीं करते, भारी वित्तीय घाटा नहीं सहते हैं, आसान रास्ता नहीं अपनाते हैं तो आपको पुरस्कृत किया जाता है। आप गलत काम करते हैं, प्रतिभा से समझौता करते हैं, पुरातन सोच अपनाते हैं, लोगों को अवांछित लालच देते हैं तो आपको दंड भुगतना पड़ता है। पढ़ने सुनने में शायद ये सिद्धांत बेहद साधारण लगे, परंतु तरक्की करने तथा आगे बढ़ते रहने की सिंगापुर वासियों की ललक इन सिद्धांतों को कामयाब बनाए हुए है। ली ने सिंगापुर की न्यायपालिका को इतना मजबूत कर दिया कि वहां विदेशी नागरिकों द्वारा कोई अपराध करने की स्थिति में वहीं के कानूनों के अनुसार दंड भुगतना पड़ता है। यहाँ तक कि अमेरिका जैसी विश्व शक्ति के नागरिकों पर भी सिंगापुर में वहाँ के कानून ही लागू होते हैं। शुरुआती वर्षों के दौरान सिंगापुर के लिए योजना बनाने में वहाँ मौजूद बड़ी संख्या में भारतीय मूल के सिंगापुर वासियों का योगदान रहा है। चाहे यह सड़कों या शहरों की योजना हो, भारतीय मूल के लोग इनसे करीब से जुड़े रहे और अब वे भारत को सुधारने के लिए अपनी तकनीकों का प्रयोग करने के भी इच्छुक हैं। सिंगापुर की जिस एक इंडस्ट्री के अनुभवों से भारत को अमूल्य लाभ हो सकता है वह है हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड HDB। आज़ादी से पूर्व सिंगापुर एक भीड़भाड़ वाला देश था जहां गंदगी की भरमार थी। उस समय अधिकतर सिंगापुर वासी अच्छा आवास वहन नहीं कर सकते थे, परंतु आज वहां उच्च श्रेणी की योजनाबद्ध टाउनशिप्स हैं जिन्हें बेहद कम समय में पर्यावरण व बुजुर्ग हितैषी ढंग से तैयार किया गया है, जिसका सारा श्रेय HDB को ही जाता है। प्रत्येक कामकाजी सिंगापुर वासी का अपना घर है और प्रत्येक 10 में से 8 के पास HDB का बनाया मकान है। इसकी वजह यह है कि वहां सरकार सेंट्रल प्रोविडेंट फंड की अनिवार्य बचत में से HDB फ्लैट खरीदने की स्वीकृति देती है। इन सस्ते मकानों का स्वामित्व 21 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी नागरिक ले सकता है, जिसकी आय अनिवार्य रूप में 10,000 सिंगापुर डॉलर से अधिक न हो। इससे अधिक आय वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्राइवेट तौर पर बने हुए मकान खरीदने होते हैं, जिसके लिए स्पष्टतः उसे अधिक पैसे देने होंगे। यहाँ यह बात भी बताना दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति HDB से 2 मकान ले सकता है। पहले उसे सिंगल अथवा 2 रूम वाला मकान लेना होगा और विवाह के बाद जिन मामलों में दोनों पति पत्नी काम करते हों वे 3 या 4 बेडरूम वाला सेट खरीद सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अपने बूढ़े माता पिता के मकान के निकट या उनके साथ रहना चाहता है, ऐसे लोगों से उन्हें दिए गए ऋण पर कम ब्याज लिया जाता है।
शुरू में सिंगापुर के लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर रही HDB अब पूंगोल जैसे नए इको नगर बसाने जा रही है। इन नगरों में तापमान कम रखने के लिए इन्हें हरियाली से समृद्ध किया जाएगा। यहाँ सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होगा जिससे बिजली पर कम खर्च होगा और रेन हार्वेस्टिंग तथा कचरे की रिसाइक्लिंग की व्यवस्था होगी। इन नए निर्माणों में अधिकांश मानवोपयोगी विशेषताओं का समावेश करते हुए बुजुर्ग लोगों का पूरा ध्यान रखा गया है और सामुदायिक बाजार, घूमने के स्थल एवं बच्चों के लिए विशेष खेलने के स्थानों की व्यवस्था रखी गई है। निस्संदेह सिंगापुर एक छोटा सा देश है और यदि हम भारत से इसकी तुलना करें तो आकार में यह हमारे किसी एक राज्य के बराबर ही होगा, लेकिन सिंगापुर से हमें जो शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता है वह है नवप्रवर्तन और नई नई चीज़ों के प्रयोग करने की इसकी नीति। चूंकि सिंगापुर के प्रत्येक 5 नागरिकों में से एक 10 वर्षों की अवधि में वरिष्ठ नागरिक बन जाएगा, इसलिए भविष्य को ध्यान में रखते हुए विशेष अनुसंधान केंद्र और विशेष परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जहां रोबोट बुजुर्गों को उनकी देखभाल में सहायता दे सकेंगे। लिहाजा भविष्य को सामने रखते हुए योजना निर्धारण की सिंगापुर की नीति हमारे लिए एक मार्गदर्शक हो सकती है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।